तो आज हम करेंगे प्रमेय 8.9 और 8.10। आसान प्रमेय है, ध्यान से आपने समझनी है। अच्छा, इन प्रमेयों को आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये आपकी प्रमेय है मध्य बिंदु प्रमेय और मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, है ना। जो कल वाला लेक्चर था उसमें हमने इनको पढ़ा था, इनको क्वेश्चंस में यूज़ भी किया था, लेकिन इनको प्रूफ नहीं किया था। तो आज हम इनको प्रूफ करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, पहले समझिएगा, उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। देखो प्रमेय 8.9 क्या बोल रही है। ये कहती है कि किसी त्रिभुज की, कोई आपको त्रिभुज दे दिया, उसमें किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। मतलब हमने क्या किया, उसमें दो भुजाएं ले ली और उनके मध्य बिंदुओं को मिला दिया। अगर मैं कहूँ तो जैसे मान लो कि ये त्रिभुज है, ये पॉइंट है जैसे ए बी सी। हमने कोई भी दो भुजाएं ले ली, जैसे मान लो मैं लेता हूँ एक ए बी, ये पहली भुजा ले ली और एक ये दूसरी भुजा ले ली। इन दोनों के मध्य बिंदुओं को, यानी ए बी का मध्य बिंदु मान लो एम और ए सी का मध्य बिंदु मान लो एन, इन दोनों को मैंने मिला दिया भाई। तो जो ये रेखाखंड बना एम एन, ये रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो मुझे सिद्ध करना है कि ये जो रेखाखंड है ना एम एन, ये समांतर होगा तीसरी भुजा के। तीसरी भुजा कौन सी है फिर? ये पहली भुजा तो ये ली, दूसरी भुजा ये ली आपने, तो तीसरी भुजा ये बची ना। तो आपको एम एन को बी सी के समांतर सिद्ध करना है। बात समझ में आ गई? एम एन को समांतर सिद्ध करना है बी सी के। और दिया क्या आपको? आपको एम और एन ये दोनों मध्य बिंदु दिए। एम और एन दो मध्य बिंदु मिले हुए हैं, आपने सिद्ध करना है कि एम एन बी सी के समांतर होगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया भाई, मुझे क्या सिद्ध करना है और मुझे क्या दिया है। मुझे दिया है कि m और n क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, जो कि मैंने लिख दिया। अब मुझे सिद्ध करना है कि एम एन बी सी के समांतर होगा, ठीक है। अब आप कैसे एम एन को बी सी के समांतर सिद्ध कर सकते हैं, पहले कंसेप्ट समझिएगा अच्छी तरह। एम एन को बी सी के समांतर सिद्ध करना है ना, तो कैसे आप एक जोड़ी भुजा को समांतर सिद्ध कर सकते हैं? आपको याद हो, हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था, है ना। समांतर चतुर्भुज की खास बात होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है। तो अगर मुझे एम एन को बी सी के समांतर सिद्ध करना है ना, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ समांतर चतुर्भुज बनानी पड़ेगी, ठीक। अगर आप देखो यहाँ पे एम बी एन एम सी एम बी सी एन, ये तो एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ये तो समांतर चतुर्भुज है नहीं। समांतर चतुर्भुज इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप इसको आगे बढ़ा रहे हो तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आप उनको कितना आगे बढ़ा लो, वो एक दूसरे को काटती नहीं है। तो यहाँ पर मुझे खुद ब खुद रचना करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एम एन को बी सी के समांतर दिखाने के लिए समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए खुद रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करेंगे भाई, हम यहाँ सी पॉइंट से एक रेखा खींच लेंगे। जैसे मान लो मैंने खींच लिया सी डी खींच लिया, और ये रेखा ऐसी खींचनी है कि सी डी एम बी के समांतर हो। आपने रचना में लिख देना है कि भाई मैं एक रेखा खींच रहा हूँ सी डी, जो कि समांतर खींच रहा हूँ एम बी के। क्योंकि आप रचना में किसी रेखा को दूसरी रेखा के समांतर खींच सकते हैं। समांतर रेखाएं आप खींची जा सकते हैं रचना में। तो आपने क्या किया, आपने सी डी को एम बी के समांतर खींच दिया। बस समझ में आ गई। फिर आपने क्या किया, इस एन पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया ताकि ये डी से मिल जाए, ठीक। वापस समझिए, रचना में हमने क्या किया, हमने सी पॉइंट से एक रेखा खींची सी डी, जो कि समांतर थी एम बी के, और इस एन पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि ये हमारा बनना चाहिए एक समांतर चतुर्भुज। अब आप देखो ध्यान से, ये समांतर चतुर्भुज बन सकता है। अभी बना नहीं है, बन सकता है, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज क्या करती है, वैसे मैंने आपको बता रखी थी कि कुछ कुछ ऐसी होती है। ज़रूरी नहीं है ऐसी हो, ऐसी भी हो सकती है, लेकिन जनरली हम ऐसा मानते हैं। तो मैं इसको समांतर चतुर्भुज बना सकता हूँ, ठीक। अब समांतर चतुर्भुज कैसे बनाएंगे? समांतर चतुर्भुज तभी बना पाएंगे ना जब उसकी एक जोड़ी भुजा बराबर भी हो, समांतर भी हो। या तो आप आमने सामने की भुजाओं को समांतर सिद्ध करो, या फिर कोई भी एक जोड़ी भुजा लो, उसको समांतर भी सिद्ध कर दो, बराबर भी सिद्ध कर दो, तब वो समांतर चतुर्भुज बनेगा। यानी अगर मुझे एम डी सी बी इसको एक समांतर चतुर्भुज बनाना है ना,
तो मुझे इसकी एक जोड़ी भुजा को समांतर भी सिद्ध करना पड़ेगा, बराबर भी सिद्ध करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो एम बी तो सी डी के समांतर है, रचना से हमने करा ना। तो अगर मैं एम बी को सी डी के बराबर और सिद्ध कर दूँ ना, अगर इन दोनों भुजाओं को बराबर और सिद्ध कर दूँ, तो ये हमारा बन जाएगा एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बन गया तो ऑटोमेटिक बात है इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर समांतर भी हो जाएंगी, बराबर भी हो जाएंगे, यानी हमें तो समांतर चाहिए ना, तो इनकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाएंगी। तो मैं क्या पाऊंगा कि एम एन समांतर है बी सी के, है ना। देखो एम डी समांतर हो जाएगा बी सी के, लेकिन जब एम डी को आप बी सी के समांतर सिद्ध करोगे तो जब भुजाएं समांतर होती हैं तो आप उनको कितना छोटा कर लो कितना बड़ा कर लो, ठीक है। यानी जब आप कह दोगे ना कि एम डी समांतर है बी सी के, तो ऑटोमेटिक बात है एम एन, ये जो एम एन है ना, ये भी समांतर होगा बी सी के। स्टेप समझ रहे हो। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने सी पॉइंट से एक रेखा खींची सी डी जो कि समांतर थी बी एम के, है ना। अब मुझे कैसे ना कैसे करके इन दोनों भुजाओं को बराबर करना है, क्योंकि बराबर करने के बाद ये बन जाएगा हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बन गया तो मैं एम एन को बी सी के समांतर कह पाऊँगा, और मुझे यही चाहिए, एम एन और बी सी को समांतर ही दिखाना है। तो एम बी और सी डी को बराबर कैसे दिखाओगे, क्योंकि इसको बराबर दिखाए बिना तो काम चलेगा नहीं ना, इसको बराबर दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे होगा। तो इन दोनों को बराबर कैसे दिखाओगे, इसके लिए आप एक काम करना, आप ये दो त्रिभुज ले लेना, एक तो ले लेना ये वाली, ठीक है, ए एम एन, ठीक, और एक ले लेना आप ये वाली त्रिभुज सी डी एन, और इन दोनों को दिखा देना सर्वांगसम। अब सर्वांगसम से फ़ायदा क्या होगा, जैसे आप इन दोनों को सर्वांगसम दिखाओगे तो ऑटोमेटिक बात है ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी बाय सिम्प्लिसिटी। और आपको पता है कि ए एम भुजा बी एम के बराबर है, क्योंकि एम यहाँ पे मध्य बिंदु है, ये तो आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब ए एम बी एम के बराबर होगा। समझ रहे हो भाई, सी डी भुजा ए एम के बराबर होगी सिम्प्लिसिटी से, ए एम बराबर है बी एम के, ठीक। और बी एम और सी डी अब अपने आप क्या हो जाएंगी, बराबर भी हो जाएंगी और समांतर तो थी ही, तो आपका ये बन जाएगा समांतर चतुर्भुज, और यही मुझे चाहिए था। जैसे समांतर चतुर्भुज बना मैं फटाफट कह दूंगा कि एम एन समांतर होगा बी सी के। अभी मैं आपको है ना पूरा स्टेप वापस से समझा देता हूँ। स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब मैं कराऊंगा ना क्वेश्चन, जब मैं इसको आराम आराम से सोल्व करूँगा तब आपको सारी चीज़ें वापस से दिमाग में आती जाएंगी, ठीक है। देखो सबसे पहले हम रचना करनी है सी डी समांतर एम बी खींचना है, और क्यों खींचना है वो भी बता दिया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज बनना चाहिए ये। तो हमने क्या किया, सी डी समांतर एम बी खींचा, इसके बाद ये दोनों त्रिभुज ली, इन दोनों को सर्वांगसम दिखाया। सर्वांगसम हो जाने के बाद सी डी बराबर होगी ए एम के, लेकिन मुझे पता है कि ए एम बी एम के बराबर है, इसका मतलब बी एम और सी डी ये बराबर भी हो गई और समांतर तो थी ही, इसका मतलब ये बन गया समांतर चतुर्भुज। तो एम एन समांतर हो गया बी सी के, और यही मुझे चाहिए। तो पहले एक काम कीजिए, पहले आप खुद ब खुद निकालने की कोशिश कीजिए, और कहीं अटक जाए तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं से स्टार्ट कर देता हूँ फिर। तो हमने यहाँ पे रचना करी है ना, तो रचना को लिखना पड़ेगा। मैंने क्या किया अभी रचना में, मैंने सी डी समांतर एम बी खींची, सी डी को एम बी के समांतर खींचा ना, लिख दो। और क्या किया, इस एन पॉइंट को डी तक बढ़ाया, है ना। तो आप कह देना कि एम एन रेखा को डी बिंदु तक बढ़ाया, एम एन को डी बिंदु तक बढ़ाया। अब यहाँ से याद करना सिद्ध। तो स्टेप बताए थे मैंने आपको। पहला स्टेप क्या था कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाओ। जैसे सर्वांगसम होंगी सी डी बराबर हो जाएगी ए एम के, ए एम बराबर है बी एम के, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। नाम थोड़ा ध्यान से देना इनका, जैसे ए एन एम, जैसे इसका आपने नाम दे दिया ए एन एम, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम इसके हिसाब से देना, फिर आपने इसका अपने नाम ए एन एम दिया ना, तो पहले ए एन देखो, ए एन किसके बराबर पाएगा, ए एन बराबर पाएगा एन सी के, है ना। फिर एन एम लिया आपने, एन एम लिया, एन एम किसके बराबर पाएगा, एन एम पाएगा भाई एन डी के, एन डी के बराबर पाएगा, और किसी को पा नहीं सकता ना। तो आप एक काम करना, दूसरी त्रिभुज का नाम लेना सी एन डी, क्योंकि सही तभी सही बैठेगा ना। जैसे अगर आप त्रिभुज सी एन डी नाम लोगे तभी तो ठीक बैठेगा। क्यों, क्योंकि ए एन बराबर है सी एन के, और एन एम बराबर पाएगा एन डी के। अभी नहीं है, लेकिन बाद में पता है कि एन एम और एन डी बराबर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जब आप इसको उठाओगे, उठा करके इसके ऊपर रखोगे तो
एम एन को एन डी ही ढकेगा ना, ऐसे ऊपर एक दूसरे के, इसलिए। ठीक, तो अब इन दोनों को सर्वांग सम कैसे दिखाओगे? तो देखो, ये भुजा इस भुजा के तो बराबर है, क्योंकि यहाँ पे एन मध्य बिंदु है ना। तो काम करते, इसको मैं मिटा दूँ पहले, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए आप। देखो, ए एन भुजा एन सी के बराबर तो है भाई, क्योंकि एन मध्य बिंदु है। और ये वाला कोण एंगल 1 बराबर है इस कोण के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। और ये वाला कोण एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, क्योंकि एकांतर कोण है। एकांतर कोण इसलिए, देखो आपने एम बी को सी डी के समांतर कर रखा है रचना से, है ना, एम बी और सी डी को समांतर कर रखा है। तो जब ये दोनों समांतर हैं तो आप इनको कितना आगे बढ़ा लो, रहेंगे तो समांतर ही। तो ये पूरी भुजा ए बी भुजा भी सी डी के समांतर होगी। तो ये वाला कोण एंगल 3 बराबर आ जाएगा एंगल 4 के एकांतर कोण की वजह से, इसलिए। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज हमारी होगी सर्वांग सम। तो बस इसको लिख दो कि सर एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, रीजन आएगा सर एकांतर कोण, और ऐसे ही ए एन बराबर होगा एन सी के, रीजन मध्य बिंदु, है ना। ए एन और एन सी बराबर होंगे ना, क्योंकि एन मध्य बिंदु है। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, क्यों होगा भाई? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, तो एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज ए एन एम, त्रिभुज ए एन एम सर्वांग सम है त्रिभुज सी एन डी के। ये दोनों आपकी सर्वांग सम आ गई। सर्वांग सम आ जाने के बाद आप क्या कहोगे कि सी डी बराबर होगा ए एम के। यहाँ से देख लो, चाहे ए एम पहला लास्ट अक्षर, इसका भी पहला लास्ट अक्षर सी डी, इसलिए नाम ध्यान से देते हैं हम। तो ए एम बराबर होगा सी डी के, रीजन सी पी सी टी। ठीक है, पर मुझे तो पता है कि सर ए एम तो बी एम के बराबर है ना। ए एम किसके बराबर है? बी एम के बराबर है। क्यों है? क्योंकि मध्य बिंदु है भाई, मध्य बिंदु है तो ए एम तो बी एम के बराबर होना चाहिए था, बताया ना मैंने। सी डी ए एम के बराबर आ गई, ए एम तो बी एम के बराबर है, इसका मतलब बी एम और सी डी ये दोनों बराबर होंगे भाई। ए एम यहाँ भी है, ए एम यहाँ भी है, सी डी यहाँ भी है, बी एम यहाँ भी है, ये दोनों सेम है तो ये दोनों बराबर होंगे। तो सी डी और बी एम भी क्या होंगे? आपके बराबर होंगे, और मुझे यही चाहिए था। अब आप क्या लिखोगे कि भाई इस चतुर्भुज में, इस चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजा बराबर और समांतर है, इसलिए ये बन गया हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बन गया तो एम डी समांतर हो जाएगी बी सी के। एम डी अगर बी सी के समांतर है तो ऑटोमेटिक बात है एम एन भी बी सी के समांतर होगी। लिख दो बस इसको। तो एम डी सी बी एक समांतर चतुर्भुज है। रीज़न लिखना चाहो तो और बढ़िया है, बता सकते हो कि समांतर चतुर्भुज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी एक जोड़ी भुजा बराबर भी हो गई और समांतर भी हो गई, है ना। लिख देना अच्छा रहेगा। तो आपने एक जोड़ी भुजा बराबर और समांतर कर दी, इसलिए समांतर चतुर्भुज बन गया। तो मैं कह सकता हूँ कि एम डी ये पूरी भुजा समांतर होगी बी सी के। अब एम डी अगर बी सी के समांतर है ना, तो एम एन भी बी सी के समांतर होगी। एम एन भी क्या होगी? समांतर होगी बी सी के। मैंने आपको बताया ना, दो भुजाएं जब समांतर हैं तो आप उनको कितना छोटा कर लो कितना बड़ा कर लो, रहेंगी वो समांतर, है ना। तो अगर आप ये पूरी भुजा लोगे तब भी समांतर है, इसको थोड़ा छोटा करोगे तब भी समांतर है, और छोटा करोगे तब भी समांतर रहेगी। तो इस तरीके से हमने एम एन को बी सी के समांतर कर दिया। ये मुझे चाहिए था और ये मेरा समांतर आ गया। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम दो मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो रेखाखंड समांतर भी होता है और आधा भी होता है। यानी मैंने ये भी पढ़ा था कि एम एन आधा भी होगा बी सी के, और होगा भी। क्यों होगा ये समझो। आपने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया था, है ना। इसका मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया था, इसका मतलब बी सी बराबर होगा एम डी के, ये बराबर है ही। तो इसलिए हमने कहा था कि एम एन आधा है बी सी के।
ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे कि एम एन आधा क्यों होगा बी सी के भाई, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है सिपिसिटी से, और बी सी को हम एम डी के बराबर सिद्ध कर चुके हैं, समांतर भी होगा और बराबर भी होगा। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर समांतर दोनों होती हैं। तो मैंने बी सी को एम डी के बराबर भी सिद्ध कर दिया, और एम डी को मिल सकता हूँ एम एन प्लस एन डी, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि एम एन, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, दुगना एम एन का बराबर होगा बी सी के, भाई मैं बी सी को एम एन का डबल लिख सकता हूँ ना, कि एम एन और एन डी बराबर हैं, तो एम एन का डबल लिखा जा सकता है। तो अगर मैं एम एन को अकेला छोड़ दूँ तो एम एन को लिख सकता हूँ मैं हाफ ऑफ बी सी, 2 गुणा में नीचे जाके भाग में, बी सी बटा 2 कह दो चाहे हाफ ऑफ बी सी कह दो। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हम दो मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं ना, तो उससे बनने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर भी होता है और साथ साथ आधा भी होता है, इसलिए यहाँ पे आधा आता है। वैसे बात ज़्यादा जानबूझ के बताई थी, थोड़ा दिमाग में रहे, है ना। तो इस तरीके से आपने इस प्रमेय को करना था। क्या क्या स्टेप किए थे भाई हमने? सबसे पहले रचना की, रचना करने के बाद इन दोनों को सर्वांग सिद्ध किया, सर्वांग सम हुआ तो सी डी बराबर हो गया ए एम के। शिट, क्या हो गया ये, एक मिनट रुकिए, हाँ अभी भी कहाँ, एक मिनट, हाँ चलो। तो सी डी बराबर हो गया ए एम के, मुझे पता था कि ए एम बराबर है एम बी के, इसलिए यहाँ पर क्या देखा हमने कि एम बी और सी डी ये दोनों बराबर आ गई, तो बन गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बन गया तो बी सी समांतर होगी एम एन के, ये मुझे चाहिए था, कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अगली प्रमेय। प्रमेय देखते हैं, प्रमेय 8.10, ये भी पिछली प्रमेय का विलोम है। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक, पर इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं। क्या कहा गया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मतलब त्रिभुज आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपका ए बी सी, इसमें एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लो ए बी भुजा है और उसका मैंने मध्य बिंदु ले लिया एम। अब की बार मध्य बिंदु आपको दिया हुआ है, इससे आपने क्या किया, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, आपने दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींच दी, है ना। अब आप चाहो तो बी सी को दूसरी भुजा मान लो, चाहो तो ए सी को मान लो। मान लो आपने ए सी को दूसरी भुजा मान लिया, तो एम पॉइंट से इसके समांतर कैसे खींचोगे, ऐसे खींचनी पड़ेगी। चाहे ऐसे खींच लो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आंसर ठीक आएगा। नहीं तो है ना, ऐसे खींच लो, ये बढ़िया रहेगा। आप बी सी को दूसरी भुजा मान लो, है ना, और एम पॉइंट से बी सी के समांतर रेखा खींचो। तो कैसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे, तभी तो ये इसके समांतर होगा। चाहो तो आप ए सी के समांतर खींच लो, तब भी कोई समस्या नहीं है, चाहो बी सी कर लो, अपनी मर्जी है। हमने बी सी के खींच लिया मान लो, है ना। एम एक पॉइंट था और मैंने इससे एक रेखा खींची जो कि बी सी के समांतर थी, ये मुझे अब की बार दिया हुआ है। ठीक, मुझे क्या सिद्ध करना है कि यह रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब ये जो मैंने रेखा खींची है ना, मान लो ये एम एन रेखा खींची है, तो एम एन रेखा ए सी को, तीसरी भुजा आपकी बार ये होगी, है ना, इस ए सी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब मुझे ए एन को सी एन के बराबर दिखाना है, या फिर आप कह लो एन को मध्य बिंदु दिखाना है। समझ लो, ये मध्य बिंदु आपको दे रखा है, ये रेखा इसके समांतर भी दे रखी है, आपको सिद्ध करना है कि एन भी मध्य बिंदु होगा। ठीक, तो किस प्रकार से करेंगे, पहले डिटेल लिख दें, उसके बाद समझते हैं। तो सिद्ध करना है कि एन जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है, या फिर हम डायरेक्टली लिख देते हैं ना, मुझे एन को मध्य बिंदु सिद्ध करना है, लेकिन प्रश्न में क्या लिखा कि आपको समद्विभाजित दिखा दो, समद्विभाजित दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ए एन को सी एन के बराबर दिखाना है, सिंपल लिख दो। ठीक है, दिया है, क्या दिया गया भाई, मुझे एम मध्य बिंदु मिला है और एम एन बी सी के समांतर दे रखी है, तो लिख दो एम किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, और
डी का मध्य बिंदु मिला है और एम एन हमें बी सी के समांतर दे रखी है, ये मुझे मिला हुआ है। ठीक, तो पहले थोड़ा रफली समझते हैं। मुझे ए एन को सी एन के बराबर दिखाना है, तो जैसे पिछले प्रश्न में रचना की वैसे इसमें करूँगा। मान लेता हूँ मैंने यहाँ पे डी पॉइंट ले लिया सी डी, और ये रेखा मैंने इसके समांतर खींच दी। ठीक है, और ये तो मुझे समांतर मिली थी इसके ही, तो अब की बार ये हमारा पहले से ही समांतर चतुर्भुज बन गया। पहले समझना इस चीज़ को, ये हमारा क्या बन गया, पहले से ही समांतर चतुर्भुज बन गया। तो समांतर चतुर्भुज की एक खास बात होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी। लेकिन मुझे तो पता है कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, यानी अगर मैं ये दोनों त्रिभुज लूँ, एक ये वाली त्रिभुज और एक ये वाली त्रिभुज, तो इनमें मैंने क्या देखा कि भैया ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गई। वापिस समझो, देखो ये भुजा तो आपको इसके समांतर दी है ना, ये छोटी वाली इस बड़ी के समांतर है, तो आप इसको कितना बढ़ा लो समांतर तो रहेगी। और आपने रचना से इस भुजा को इस भुजा के समांतर कर दिया, तो जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाती है उसको हम बोल देते हैं समांतर चतुर्भुज। तो ये हमारा बन गया एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की खास बात क्या होती है कि इसके आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी। लेकिन मुझे पता है कि एम बी तो ए एम के बराबर है, तो अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों में देखूँ तो ये भुजा इसके बराबर आ गई, है ना। और ये कोण तो इस कोण के बराबर होगा, एंगल एक बराबर होगा एंगल दो के, एकांतर कोण है भाई, तो बराबर तो होगा ना। और ये वाला कोण एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, ये एकांतर, सॉरी ये तो शीर्षाभिमुख कोण थे यार, ये शीर्षाभिमुख कोण तो बराबर होने हैं, और ये एकांतर कोण है ही, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपके समांतर है ना, तो एंगल 3 और एंगल 4 एकांतर कोण होंगे। तो एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम आ गए। अब क्या सर्वांगसम करने का फ़ायदा क्या हुआ भाई? सर्वांगसम करने का तो फ़ायदा हुआ जब आपने दोनों सर्वांगसम की तो ऑटोमेटिक बात है ए एन बराबर नहीं हो जाएगी सी एन के, ये मुझे चाहिए, समझ रहे हो? वापस समझ लो एक बार, मुझे ए एन को सी एन के बराबर सिद्ध करना था, है ना। इसके लिए मैंने ये दोनों त्रिभुज लिए, इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध किया। कैसे किया? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, एकांतर कोण, और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। क्यों होगी? मैंने अभी आपको बताया ना कि ये भुजा इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो एंगल साइड से दोनों सर्वांगसम आ गए। सर्वांगसम आते ही आप कह देना कि ए एन बराबर है सी एन के। इन दोनों को आपने सर्वांगसम सिद्ध करना है, सर्वांगसम करना ही है बस, उसके बाद ए एन बराबर सी एन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप खुद ब खुद करें जो भी स्टेप आपको बताए हैं, उसके बाद देख लेना आप। तो मैंने क्या रचना की भाई, मैंने सी डी रेखा समांतर खींच दी एम बी के, उसके बाद इस एम एन रेखा को डी पॉइंट तक बढ़ाया, ये करा है ना मैंने। तो अब हम कर देते हैं यहाँ से सिद्ध। तो ये दो त्रिभुज ले ली, एक तो ले ली मैंने त्रिभुज ए एन एम, व एक त्रिभुज ले ली मैंने ये वाली, इसका क्या नाम दोगे आप? ए एन एम लिया है ना आपकी बार, सी एन डी नाम दे सकते हो, क्योंकि एन एम एन डी के बराबर है ना, सी एन डी में। इन दोनों में क्या देखा कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, रीजन शीर्षाभिमुख कोण। एक ये शीर्षाभिमुख कोण की मात्रा पे आप थोड़ा ध्यान दे के लिखना, मुझे भी ध्यान नहीं है भाई शीर्षाभिमुख कोण की कौन सी मात्रा आती है, ठीक है। और ए एन भुजा एन सी के बराबर होगी, सॉरी ए एन एन सी के बराबर नहीं होगी, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम। ए एन तो एन सी के बराबर अपने करनी है, ये भुजा तो इस भुजा के बराबर सिद्ध करनी है कहाँ, ठीक है। चलो कोई नहीं, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर तो होगा, एकांतर कोण है, है ना। अब आप कह देना कि ए एम बराबर होगा सी डी के, ए एम बराबर होगा सी डी के। अब इसका रीज़न कैसे लिखो वो समझो।
आप यहाँ पे 3 बिंदु लगाना है ऐसे, इसका मतलब क्योंकि मैं इसका रीज़न दे रहे हैं आप, क्योंकि सी डी बराबर है एम बी के, समांतर चतुर्भुज तो आप कर चुके हो ना, तो सी डी बराबर हो गया एम बी के, और एम बी किसके बराबर है, एम बी बराबर है ए एम के, तो इसलिए सी डी और ए एम बी बराबर हुए, सी डी एम बी के बराबर है और एम बी ए एम के बराबर है, तो सी डी और ए एम बराबर नहीं होंगे क्या, इसलिए हमने लिखा। चाहो तो और अच्छी तरह लिख सकते हैं उसको, है ना, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, ठीक। तो ये दोनों त्रिभुज आ गए हमारी सर्वांग सम, किसकी वजह से, एंगल साइड से, तो एंगल साइड से त्रिभुज ए एन एम सर्वांग सम आ गई आपकी त्रिभुज सी एन डी के। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम आ जाती है ना, तो उनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं, कहने का मतलब ए एन बराबर हो जाएगी एन सी के या सी एन के, ए एन पहले 2 अक्षर, इसके 2 अक्षर ले लो, सी एन के बराबर हो जाएगी बाय सिम्प्लिसिटी, और यही मुझे सिद्ध करना है, बस हो गया इतनी सिद्ध। या फिर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, अतः एन मध्य बिंदु है, ठीक है। वापस समझ लो, हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया, सर्वांग सम सिद्ध करते ही ए एन बराबर हो गया एन सी के, यानी एन हमारा मध्य बिंदु निकला है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। चैप्टर इम्पोर्टेंट था और इस चैप्टर का यूज़ क्लास 10th में भी है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप एक बार कंप्लीट निकाल लीजिए, 8.1 को भी, 2 को भी, और बाकी सारी जितनी थ्योरम है, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिए वापस से, और इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 नहीं करेंगे क्योंकि अब की बार वो सीबीएसई ने कैंसिल करवा रखा है। तो अगर बाकी स्टेट बोर्ड में कैंसिल नहीं हुआ, और क्योंकि स्टेट बोर्ड का पता नहीं है, क्या पता कर भी दें, क्या भी ना भी करें, अगर बाकी स्टेट बोर्ड कैंसिल नहीं हुआ तो हम वो चैप्टर करेंगे, और अगर कैंसिल कर दिया जाता है मैक्सिमम स्टेट बोर्ड में, तो उस चैप्टर को इस साल के लिए छोड़ देंगे, बात समझ रहे हैं। तो कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 10। हाँ, इस चैप्टर को एक बार वापस से आप निकाल कर जरूर देखिएगा। सो थैंक यू।